हेलो प्यारे भाइयों और बहनों, आपका मेहर टीचिंग में स्वागत है। मैं आपको हिस्ट्री का टॉपिक जो नवीन NCERT की बुक्स क्लास 6 हिस्ट्री जिसमें हमारा राजस्थान उसका पार्ट 1 और पार्ट 1 नहीं पढ़ा रही हूँ मैं, सिर्फ रीड के सिलेबस जो भी टॉपिक होंगे या पटवार के सिलेबस में जो भी टॉपिक होंगे, और ये वनपाल वन रक्षक अभी जो न्यू भर्ती आई है उसमें भी ये टॉपिक है, ग्राम सेवक में भी ये टॉपिक है, पटवार में भी है, रीट में भी है। इसलिए ये इतिहास को जानने के स्रोत ये कहीं से भी आप देख लो, ये टॉपिक तो हमेशा जो अभिलेखों से आता ही है प्रश्न, इसलिए मैंने इस टॉपिक को लिया है। और ये पार्ट नंबर 3 है, लेकिन ये टॉपिक है हमारी रीट और पटवार के लिए वेरी इम्पोर्टेंट है। राजस्थान और ये NCERT का नवीन पाठ्यक्रम 2020 और 21 के अनुसार ये छपा है, तो मैंने सोचा ये इम्पोर्टेंट है। मैंने भी इसके नोट्स बनाए, इसलिए आप भी इसके नोट्स बनाएं और ये देखना, आप सिलेबस देख के उठाना कि ये आपके इतिहास में है टॉपिक। तो पार्ट नंबर 3 हमारा राजस्थान NCERT कक्षा 6 की बुक, और ये टॉपिक के अकॉर्डिंग इतिहास को जानने के स्रोत ये पार्ट है हमारा, और ये हमारा टॉपिक भी है। तो प्राचीन काल में इतिहास के अध्ययन से हमें सभ्यता के क्रमिक विकास का ज्ञान होता है। इतिहास जानने के अनेक स्रोत हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में अनेक थे, वैदिक सभ्यता से देखें हम गुप्त काल में अलग मिलते हैं, मौर्य काल में अशोक के अभिलेख अलग मिलते हैं, कहीं प्रतिहारों के मिलते हैं वो घटियाल अभिलेख। जब हर जगह हमें अलग अलग जानने के स्रोत मिलते हैं, जिन्हें हम मुख्य 2 भागों में विभक्त करते हैं, पुरातात्विक और साहित्यिक। पुरातात्विक स्रोत वो होते हैं जो पुराने और पाषाणकालीन पत्थरों पे, अभिलेखों में, या किसी झील के किनारे, जैसे कृष्ण भट्ट ने लिखी थी वो जयसमंद झील के किनारे प्रशस्ति, जगन्नाथ प्रशस्ति, और कहीं राय सिंह प्रशस्ति, जहाँ भी देखो हम अशोक के अभिलेख, सारनाथ अभिलेख, शाहगढ़ी, कंधार, जो धौली और जोगन, वो सब अभिलेख हैं। कहीं अहल अभिलेख हैं, कहीं कुछ भी अभिलेख मिले, इलाहाबाद के अभिलेख, कहीं प्रशस्ति, कीर्ति स्तंभ, विजय स्तंभ, ये सब क्या है? ये हम इतिहास को जानने के स्रोत हैं। लेकिन ये पुरातात्विक स्रोत है जिसमें हमें लिखित मिला। लेकिन साहित्यिक स्रोत वो होते हैं जो किसी लेखक के द्वारा किसी किताब में क्रम वाइज लिखा हुआ होता है। जिस काल में, जैसे कि मुगल काल में बाबर से लगा के औरंगजेब तक का काल, दिल्ली सल्तनत में कुतुबुद्दीन ऐबक से लगाकर लोधी वंश तक का काल, इस तरह के साहित्य जिस जिस राजा के समय में लिखे गए वो साहित्यिक स्रोत कहलाए। जो मेगस्तीनी की इंडिका बुक थी, अर्थशास्त्र चाणक्य की थी जो मौर्य काल में थी, दिल्ली सल्तनत में तहकीकात हिंद अल बरून ने लिखी थी, अकबरनामा मुगल काल में लिखी थी, जहांगीरी, तुजू के बाबरी, ये सब मुगल काल में, कुछ दिल्ली सल्तनत के कुछ पहले की सब बुक्स थी जो उसे साहित्यिक स्रोत के रूप में, महाभारत, वेद व्यास, कितनी भी बुकें थी, ये सब साहित्यिक स्रोत में आते हैं। इसीलिए अब देखते हैं पुरातात्विक स्रोत 2 भागों में बांटे, लेकिन कई कई 3 भागों में भी है। कुछ सिक्के, अभिलेख, उन सबको अलग अलग बांट के, क्यों, एक ये तो साहित्यिक बता दिए, ये पुरातात्विक बता दिए, लेकिन इसके अंदर एक और आते हैं जो विदेशी विवरण है, जिसमें फयान, हैंसवांग, जो रेहला लिखी थी, इब्न बतूता और अल बरूनी, कितने भी आए लेखक, वो विदेशी लेखकों के विवरण अलग है। लेकिन ये इसमें आज हम 6 क्लास से हैं, ये बेसिक जानकारी है। इसके बाद जैसे जैसे हम आगे जाएंगे हमें आगे अलग से ज़्यादा डिटेल में जानकारी मिलेगी, इसलिए मैं बेसिक से शुरू कर रही हूँ। नेक्स्ट पार्ट में हम डिटेल से पढ़ेंगे। नेक्स्ट दूसरी पार्ट में 7th क्लास में हमारा राजस्थान अलग है, 8th क्लास में हमारा राजस्थान अलग है। तो धीरे 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 हम बेसिक से हम हमारी जानकारी कंप्लीट कर रहे हैं। पुरातात्विक स्रोत प्राचीन काल में वे अवशेष जिनमें हमें स्थान एवं घटनाओं के संदर्भ में समझने में सहयोग मिलता है, उनको पुरातात्विक स्रोत कहते हैं। ऐसे स्रोत अभिलेख, मुद्रा, स्मारक, कलाकृतियाँ से उत्पन्न प्राप्त सामग्री शामिल जिसमें तत्कालीन जनजीवन को समझा जा सकता है। पुरातात्विक स्रोत संक्षेप में इस प्रकार, एक तो अभिलेख, ये पुरातात्विक शिला अभिलेखों में आया है। हमें शिलालेखों, पत्थर की पट्टिकाओं
पाषाण शिलाओं, पत्थर के बड़े बड़े खंडों, स्तंभों, भवनों, गुफाओं की दीवारों, मूर्ति प्रतिमाओं, स्तूपों, मठों, तालाबों, खेतों में बड़ी बड़ी शिलाओं, ताम्रपत्रों पर उत्कीर्ण किए हुए मिलते हैं। वो क्या कहलाते हैं? शिलालेख, अभिलेख कहते हैं। ये जो मैंने भी ब्लू लाइन से की हुई है, ये सब मैंने भी नोट्स बनाए हैं। आप इसी तरह से ऐसे ऐसे ही नोट्स बनाए। अभिलेखों की क्या उपयोगिता थी? अभिलेखों से हमें क्या जानकारी मिलती है? इसके क्या उपयोग होते थे? राजा के आदेश लिखे होते थे, उसमें करों का विवरण है, कई सती प्रथा का विवरण है, कई राज्य की सीमाओं का विवरण है। इसलिए इसमें क्या क्या उपयोगिता थी वो हम देखते हैं। ये विभिन्न भाषाओं में गद्य और पद्य दोनों में शैलियों में मिलते हैं। इन अभिलेखों में शासक, उसके आश्रित लोगों, रानियों, राजकुमारों, सामंतों आदि के नाम, घटना की तिथियां, शासन कार्यों, आज्ञाओं का उल्लेख, साथ ही इनमें तात्कालीन सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक जीवन आदि की जानकारी मिलती है। प्रशंसा में लिखे गए अभिलेख को प्रशस्ति कहा जाता है। तो प्रमुख अभिलेख कौन कौन से हैं ये देखते हैं हम अभी। नगरी अभिलेख, कस्बा अभिलेख, घटियाल अभिलेख, किराड़ू अभिलेख, नादसा, बरनाला और युप स्तंभ लेख, सामोली शिलालेख आदि से राजस्थान की धार्मिक व्यवस्था, यज्ञों के प्रकार और भूमि द्रव्यदान, राजनीतिक सीमा आदि की जानकारी हमें मिलती है। ये राजस्थान के ही अभिलेख है। नगरी, कस्बा, घटियाल, किराड़ू बाड़मेर में, नगरी चित्तौड़ में, कस्बा और ये एक और था नादसा, बरनाला, ये सामोली, ये सब अभिलेख हैं। ये राजस्थान के ही अभिलेख हैं। उदाहरण स्वरूप घटियाल अभिलेख से हमें क्या प्रतिहारों की जानकारी मिलती है। प्रतिहार वर्षों की जानकारी किससे मिलती है? जो मंडोर के थे, भीनमाल में थे, घटियाल अभिलेख से मिलती है। और बिजोलिया शिलालेख से हमें चौहानों की इतिहास, पृथ्वीराज चौहान, अजयराज, सब जितने भी चौहान वंश के जानने का महत्वपूर्ण साधन है। और चिरवा के अभिलेख से हमें रावल समर सिंह के युग की जानकारी देता है। किसके? चिरवा के अभिलेख से। ये देखो, आप देख सकते हो, ये राजस्थान इतिहास की पेज नंबर 12। और ये देखो स्मारक, ये स्मारक है, देख लो आप। ये ऐसे स्मारक बनते थे पहले, किसी की याद में, किसी की समाधि पे। ये स्मारक राजस्थान में विभिन्न स्मारकों में दुर्ग प्रमुख है। स्मारकों में क्या दुर्ग प्रमुख है? इनमें चित्तौड़, जालोर, गागरोन, रणथंभौर, आमेर, मेहरानगढ़, तारागढ़, कुंभलगढ़ आदि दुर्ग महत्वपूर्ण है। इसके अलावा भवन, राज्य प्रसाद, महल, सार्वजनिक भवन, स्नानागार, जनसाधारण के घर, विहार, मठ, चैत्य, स्तूप, मंदिर, समाधि, बावड़ी, कूप आदि भी स्मारक ही है। ये सब किसी राजा के द्वारा बनाए गए, किसी की याद में बनाए गए, उसको क्या कहते हैं? स्मारक। ये हमें तात्कालीन स्थापत्य कला, धार्मिक विश्वास, उपासना पद्धति और मनुष्य की चेतना और समृद्धि का ज्ञान भी करवाते हैं। धार्मिक, उस समय कौन सा क्या धर्म था, क्या रीति रिवाज थे, उस वक्त राजा रानी प्रजा किस में विश्वास करते थे, किसकी उपासना करते थे, मनुष्य में चेतना और समृद्धि का ज्ञान भी करवाती थी ये सब इसकी। और उस समय स्थापत्य कला कैसी थी, इन सब की जानकारी हमें स्मारकों से होती है। अब मुद्राएं। मुद्राएं क्या थी? पुरातात्विक मुद्राएं अथवा सिक्कों और छापों और प्रतीकों से किसी भी काल और विशेष राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक स्थिति का पता लगता है कि उस टाइम में कैसी मुद्रा थी, क्या प्रतीक थे, कि क्या माप और बाट के इकाई थी। इन सब को देख के हमें पता चलता है। ये आप देख सकते हैं, ये सिक्के हैं उस टाइम के, ये सिक्के हैं राजा के। कोई वीणा बजाते, समुद्रगुप्त का सिक्का आपने देखा होगा जहाँ वीणा बजाते हुए दिखाए गए हैं। कई टंका, कई रुपया, कई पण, ये सब प्राचीन है, पुरातात्विक है। मुद्राओं पर अंकित चिन्ह, भाषा, लिपि, सन, संवत, नाम सहित धातु की शुद्धता, नाप तोल आदि से हमें उस समय की समृद्धि आदि का ज्ञान होता है। सिक्के राज्य व शासक की शक्ति के सूचक भी हैं, कि राज्य की शक्ति क्या थी, राजा की, उस शक्ति का सूचक भी होता है। क्योंकि पहले जो सिक्के होते थे वहाँ पे राजा का चित्र अंकित होता था उस सिक्के पे और उस मुद्रा पे। फिर पता चलता था कि राजा कैसा है,
के संगीत प्रेमी हैं, जैसे कि समुद्रगुप्त के सिक्कों पे वीणा बजाते हुए बताया है, तो सबको पता है कि वो संगीत प्रेमी थे। इसी तरह से हमें वो पता चलता है कि उस शासक की शक्ति क्या थी। आहड़, रेड, बेराट, रंगपुर, रंगमहल, सांबर और सुखाणियों से उत्खनन से प्राप्त सिक्के और मुद्राओं के से क्षत्रपों, मालव, चौहान, गुहिल आदि के वंशों के काल के राज्य के शासक अधिकृत सीमाओं में बसे की जानकारी उपलब्ध रहती है। हम इन सिक्कों से, इन सिक्कों के बारे में हमें पता चलता है कि वहाँ ये शासक थे या इनकी सीमा ये थी और इनके शासकों की ये मुद्रा थी। और अब क्या है, बर्तन और कलाकृतियाँ। उत्खनन से हमें तत्कालीन बर्तन और कलाकृतियाँ प्राप्त हुई हैं। कलाकारी में बर्तनों पर चित्रण, खंभों पर खुदाई, किवाड़ों पर गवाक्ष यानी गोखणों की कारीगरी आदि को देखने में आती हैं। हमें ऐसे बर्तन भी प्राप्त होते हैं जिनकी बनावट, पॉलिश, रंग उस काल की उत्कर्ष कला को दर्शाते हैं। कला का भी तो हम जानकारी मिलती है। राजस्थान के अनेक स्थानों से उत्खनन से प्राप्त मृद भांड, प्याले, रकाबियाँ, धूप पात्र, दीपक आदि से हमें पूर्वजों के कला कौशल को सजग ही समझ सकते हैं। गणेश्वर कहाँ है? नीम का थाना सीकर में गणेश्वर सभ्यता है कि ताम्र संस्कृति के अवशेष और जोधपुरा, जयपुर और एवं नोह भरतपुर से प्राप्त काले व जोधपुरा, जयपुर और नोह भरतपुर से काले व लाल व गिलूट से काले व लाल क्या मिले? मृद बाण मिले हैं। नोह भरतपुर, जोधपुरा, जयपुर से। और ताम्र संस्कृति कौन सी थी? गणेश्वर, नीम का थाना। ये पॉइंट नोट करना, ये एग्जाम में आया हुआ है और आने की 100% संभावना है। ये देखो, काले व लाल मृद बाण और आहड़ एवं गिलूट से प्राप्त क्या मिले? प्रस्तर और फलक आदि के कला कौशल देखा जा सकता है। ये देखो, ये बर्तन मिले ऐसे, ये बर्तन मिले वहां से। और ये क्या? ये ताम्रपत्र। अब हम पढ़ेंगे, देखना आप, ये ताम्रपत्र क्या है। तांबे के छोटे छोटे पत्थरों व खोदे गए लेखों से ताम्रपत्र कहते हैं। दान पुण्य से संबंधित होने से इन्हें दान पत्र भी कहा जाता है। इनमें से हमें शासक, काल, भाषा, पर्व, धर्म, भूमि के प्रकार क्या क्या थे, नाप तोल, दान के प्रकार आदि का पता चलता है। उसके बाद हम साहित्यिक स्रोत देखते हैं। अब वो क्या थे? पुरातात्विक स्रोत, अभिलेख, स्मृति और प्रशस्ति, सिक्के, मुद्राएं, कला, स्थापत्य कला, ये सब पुरातात्विक थे। अब साहित्यिक देखते हैं। साहित्य इतिहास को जानने के साहित्य की महत्वपूर्ण यानी कि भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। संस्कृत, हिंदी, राजस्थानी, उर्दू, फारसी में लिखा साहित्य प्रचुरता के साथ मिलता है। राजस्थान में के प्राचीन इतिहास को जानने में वेद, पुराण, रामायण, महाभारत, बौद्ध, जैन ग्रंथों से सहायता मिलती है। 12वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में जयानक कृत पृथ्वीराज विजय, किसने लिखी थी? जयानक ने पृथ्वीराज विजय, महाकाव्य से। और चौहानों की उपलब्धियों का वर्णन मिलता है। जयानक पृथ्वीराज चौहान से किसकी मिलती है? चौहानों की। नयन चंद्र सूरी से कृत अमीर महाकाव्य से चौहानों के इतिहास के साथ साथ अलाउद्दीन खिलजी की रणथंबोर विजय उस समय सामाजिक धार्मिक स्थिति की जानकारी मिलती है। राजस्थान साहित्य में पृथ्वीराज रासो, अचलदास खिचरी वचनिका, पद्मनाथ, कानड़देव प्रबंध, बीकानेर के दलपत विलास, ये बीकानेर के थे। और पृथ्वीराज रासो और अचलदास खिचरी वचनिका, अचलदास थे वहाँ के गागरोन के। पद्मनाथ, कानड़देव लिखी थी पद्मावत है ना, पद्मनी के रूप का वर्णन किया था, जो रावल रतन सिंह की पत्नी थी चित्तौड़गढ़ से। और वो सिंहल देव भी श्रीलंका की थी। और खड़िया जग्गाकृत वचनिका, किसकी? खड़िया जग्गाकृत वचनिका आदि विशेष उल्लेखनीय, ये सब राजस्थान की है। और ख्यात विषयक साहित्य में प्रसिद्ध राजपूत राजवंशों की स्थापना, राजाओं का वंशक्रम, राज्य क्षेत्र आदि का वर्णन होता है ख्यात में। और नैणसीरी ख्यात, बाकीदासरी ख्यात, नैणसीरी ख्यात मारवाड़ में है, बाकीदासरी ख्यात बीकानेर के शासकों का, नैणसीरी ख्यात में मारवाड़ जो जोधपुर के शासकों का वर्णन है। और दयालदासरी ख्यात
गागरोन के शासकों का वर्णन है एवं जोधपुर राज्य की ख्यात आदि के से इतिहास जानने की सहायता मिलती है। और दयालदास की ख्यात और फारसी उर्दू तवारीखों इतिहास ग्रंथों से हमें विषयों मध्यकालीन राजस्थान का इतिहास समझने में मदद मिलती है। कर्नल जेम्स टॉड कृत एनल्स एंड एक्टिविटीज ऑफ राजस्थान और पश्चिमी भारत की यात्रा, बूंदी के महाकवि सूर्यमल मिश्रण का वंश भास्कर और कवि श्यामल दास द्वारा कृत वीर विनोद। श्यामल दास सिरोही के, श्यामल दास भीलवाड़ा के थे और वीर विनोद पुस्तक लिखी थी इन्होंने। और विश्वेश्वर नाथ रेवकृत द्वारा मारवाड़ राज्य का इतिहास, गौरी शंकर हीराज चंद ओझा लिखित उदयपुर, जोधपुर, सिरोही, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ के इतिहास के ग्रंथ उल्लेखनीय महत्वपूर्ण है। ये देखो कर्नल जेम्स टॉड थे, महापोध्याय गौरी शंकर हीराचंद ओझा और कवि श्यामल दास, ये सब राजस्थान के महत्वपूर्ण साहित्यकार माने जाते हैं। अब ये कुछ शब्दावली, अभिलेख, ताम्रपत्र, पत्थर आदि पर खुदा हुआ लेख, उत्खनन, खुदाई, मृद बांध, मिट्टी के बर्तन। और ये प्रश्न है वंश भास्कर के लेखक कौन थे? सूर्यमल मिश्रण थे जो बूंदी के थे। प्रशंसा में लिखे गए अभिलेखों को प्रशस्ति कहा जाता है। अभिलेख प्रशस्ति कहा जाता है। संस्कृत में उल्लेख, संस्कृत में उत्करण अभिलेख समर सिंह के युग की जानकारी देता है, वो है बिजोलिया अभिलेख। बिजोलिया नहीं है, संस्कृत में अभिलेख, यह अभी मैंने देखा, यही पता तो था। संस्कृत में अभिलेख किसकी जानकारी देता है? चिरवा का अभिलेख उदयपुर की देता है और घटियाल अभिलेख देता है जोधपुर के प्रतिहारों की जानकारी। और घटियाल अभिलेख वहाँ की देता है और ये देता है प्रतिहार और बिजोलिया के शिलालेख। और चिरवा का भी शिलालेख है ना, वो उदयपुर के ही थे शासक। सॉरी, चिरवा का शिलालेख रावल समर सिंह के युग की जानकारी देता है। चिरवा का जो उदयपुर में है, देख सकते हैं आप, ये आंसर है इसका। और ये प्रश्न थे संस्कृत में उत्कीर्ण चिरवा का शिलालेख रावल समर सिंह के युग की जानकारी देता है। राजस्थान के किन्हीं 3 प्रमुख दुर्गों के नाम लिखिए। चित्तौड़गढ़, आमेर, रणथंभौर। ये जो राजस्थान के मेहरानगढ़, मयूरगढ़, नाहरगढ़, जयगढ़, ये सब दुर्ग है राजस्थान के। और गागरोन का दुर्ग। इसके बाद पुरातात्विक स्रोत कौन कौन से हैं? सिक्के, अभिलेख और प्रशस्ति, मुद्राएं, कलाएं। और इतिहास लेखन मुद्राओं के योगदान को समझिए। इतिहास में लेखन मुद्राओं पर हमें उस राज्य की सीमाओं की जानकारी मिलती थी, वहाँ के राजा रानी, उसके जीवन की घटनाओं, युद्धों, मापतोल, राज्य की सांस्कृतिक, आर्थिक, धार्मिक की जानकारी मिलती थी। और कौन कौन से युद्ध हैं, युद्धों की क्या क्या प्रथाएं थी, रीति रिवाज थे, उनकी जानकारी सब किससे मिलती है हमको? मुद्राओं से तो कम इतनी मिलती है, लेकिन अभिलेखों से भी ज़्यादा मिलती है और मुद्राओं से भी मिलती है कि राजा का शासन कैसा था, राजा किस में निपुण था, शासन में, वीणा बजाने में, युद्ध में, राज्य शासन चलाने में, इन सब की जानकारी हमें मिलती है। ये राजस्थान का पुरातात्विक स्रोत हो गया जो बेसिक जानकारी थी। अब नेक्स्ट पार्ट में हम सिलेबस के अकॉर्डिंग ही चलेंगे, पटवार और रीट के अकॉर्डिंग। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो। मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही वीडियो एनसीईआरटी और राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बुक की पुस्तकों के टॉपिक पढ़ने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेयर टीचिंग में आपका स्वागत है। जय हिंद, जय भारत।